हाँ तो फ्रेंड, मैं आज फिर से हाजिर हूँ अपनी बुक का रिव्यू लेकर के। मैंने आपके पुराने वीडियो में बताया था ना कि एक मैंने वीडियो अपने ये चाणक्य डेली लाइफ इस बुक को मैंने पढ़ा और मुझे बुक इतनी इंस्पायरिंग लगी कि मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया। और ये इस बुक को मैंने कुछ मैंने जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने हाईलाइट किए थे। तो वही मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में अभी आपके साथ शेयर किया था और पूरा मैं नहीं आपको बता पाई। तो ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट लगे ना मुझे और इतने इंस्पायरेबल लगे कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। मतलब ये मेरे लिए भी अच्छा है और आप सबके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप सारा सुनो तो और अगर आप इस बुक को लेकर के पढ़ते हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो बस यही था कि आज मैं अपना सेकंड पार्ट भी बना देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फर्स्ट पार्ट को बनाए हुए। तो आज हम डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करेंगे। और अभी ये ना हमारा जैसे इस बुक को ना उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब इस बुक के जो राइटर हैं वो है राधा कृष्ण पिल्लई। तो राधा कृष्णन पिल्लई ने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पर्सनल लाइफ, सेकंड इज प्रोफेशनल लाइफ एंड थर्ड इज फैमिली लाइफ। तो अभी हम प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं। उस दिन भी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा मतलब उसके 2-3 चैप्टर्स हुए थे एंड देन मैंने क्लोज कर दिया था बिकॉज वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। सो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब आज मैं यहाँ से डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करूँगी कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हमें मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे बनना चाहिए। तो उन्होंने देखो स्टार्ट किया है, द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम कैन चेंज आवर डेस्टिनी फॉर एवर। मीन्स जब हम राइट टाइम पे कोई राइट डिसीजन लेते हैं तो हमारी डेस्टिनी चेंज कर देता है। जैसे कि सपोज आपने अपने मन में बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है। चलो ठीक है, आप यही ले लीजिए, डॉक्टर बनना है। उसके बाद आपने अपने घर वालों को बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने जो भी आपके जानने वाले लोग हैं आपने उनसे पूछ करके पता किया डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और मतलब आपने अपनी तरफ से जो एक बेसिक नॉलेज है वो होता है वो आपने कलेक्ट किया। फिर अपने घर वालों को बोला, लेकिन आपके जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो। अब उस टाइम पे आपके पास ये चॉइस है कि तो आप अपने डिसीजन पे रहो और दूसरा है कि आप घर वालों की बात सुनो। अब आपने जब अपने घर वालों के सामने रखा तो घर वालों ने बोला कि नहीं, हम तो तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने देंगे, हमारा सपना है कि तुम इंजीनियर बनो, हमने तुम्हें अभी तक इसलिए पढ़ाया था कि तुम इंजीनियर बनो और तुम डॉक्टर बनने की सोच रहे हो। डॉक्टर बनने में पता है कितनी मेहनत लगती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना पैसा लगता है, वगैरह वगैरह। इवन आपके जो कुछ फ्रेंड सर्किल है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि तुम तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। बहुत लोग होते हैं मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। अब उस टाइम पे आपके पास 2 चॉइस हैं। ये तो आप अपनी बात पे रहो और मेहनत करो और घर वालों को मनवा लो, या है फिर आप घर वालों की बात मान लो और खुद इंजीनियर बनने में लग जाओ। उस टाइम पे अगर आपने राइट डिसीजन ले लिया तो आपकी डेस्टिनी फॉर चेंज हो जाएगी। लाइक अगर आपने अपनी बात पे रहे, चाहे उस टाइम पे आपको घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके ही क्यों ना आपको अपनी राह पे निकलना पड़े, मेहनत ज़्यादा लगेगी, स्ट्रगल ज़्यादा होगा क्योंकि आप अकेले रहोगे, आपकी फैमिली भी सपोर्ट में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे कर लिया तो आप आज बनना चाहते हैं, आपने जो सपना देखा है एक बड़े डॉक्टर बनने का, वो आप बन जाओगे कुछ सालों बाद। लेकिन अगर आपने घर वालों की बात मान करके आपने इंजीनियर बना तो आप इंजीनियर बन तो जाओगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, बन तो जाओगे, लेकिन आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ रहेगी। अगर मैंने बन लिया होता उस टाइम पे, मैंने थोड़ा कर लिया होता तो आज मैं डॉक्टर होता। होता है ना, मन में रह जाती है जो हम चीज़ें चाहते हैं और वो हम नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं। तो उस टाइम पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। सेम डिसीजंस बिग एंड स्मॉल कैन हैव लास्टिंग इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, कैरियर्स एंड इवन रिलेशनशिप। मतलब अगर हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं या अपने दिल की नहीं सुनते हैं, वो डिसीजन हमारी जो लाइफ है, हमारी कैरियर, इवन हमारी रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करते हैं। क्योंकि उन डिसीजन के बाद ही कभी कभी होता है ना, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उसको वो एक लड़की को बहुत, मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। जब शादी की बात आई दोनों एक दूसरे की शादी करना चाहते थे, बट जो लड़की थी उसके घर में तो प्रॉब्लम नहीं थी उसकी फैमिली को, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था, मतलब अभी भी है, बट लेकिन उसके साथ क्या था कि उसकी फैमिली वाले रेडी नहीं हो रहे थे। उनको क्या था कि कास्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उनको ये था कि नहीं, हमें सेम कास्ट में ही करनी है, वो कास्ट नहीं चेंज करना चाहते थे। इस वजह से फिर लड़की ने भी ज़्यादा नहीं बोला कि बिकॉज वो भी अपने घर में अकेला है तो उसके मम्मी पापा के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो अलग हो गई। उसने जा कर के दूसरी शादी कर ली बिकॉज दोनों के घर वाले देख रहे थे, उसको लड़का पहले मिल गया, उसकी शादी हो गई।
तो उसकी शादी होने के बाद लड़के ने भी, घर वालों ने जो लड़की देखी इसने शादी कर ली, लेकिन आज की डेट में भी वो दोनों खुश नहीं है। ना ही लड़की अपनी शादी के बाद खुश है, ना ही लड़का। मतलब फैमिली दोनों को अच्छी मिली है, उसको वाइफ अच्छी मिल गई, उसको हस्बैंड अच्छे मिल गए, सब कुछ सही है, बट एक होता है ना अंदर से दोनों खुश नहीं है। तो आज भी जब मेरी फ्रेंड से बात होती है, इवन उसकी जो गर्लफ्रेंड रही है, एक्स रह चुकी है, अब तो किसी और की वाइफ हो चुकी है, बात होती है मेरी, तो मुझे बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी मतलब लड़ लिए होते या वेट कर लिए होते तो अच्छा रहता, लेकिन अब आज तो क्या है, लाइफ तो जी रहे हैं। और पर ये है कि अंदर से नहीं आ रही है दोनों। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फैमिली बन जाएगी, फैमिली के साथ दोनों हैप्पी हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था और एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं। हालांकि आज भी वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, कभी कभी बातें भी हो जाती होंगी, बट मतलब ऐसा है ना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वही सारी चीज़ें लाइक जीना चाहते हैं, वही लाइफ, लेकिन अब नहीं हो सकता है। सेम वही है कि अगर हम सही डिसीजन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करते हैं। और जब हम खुश नहीं होते तो हमारे साथ जो होता है, हम कभी ना कभी हमारा वो गुस्सा उन पर निकलता है, ऑब्वियस है। तो वही है कि हमें थोड़ा हिम्मत दिखानी चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए उस टाइम पे, भले ही घर वाले या फैमिली फ्रेंड्स भले ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम पे हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए और अपने डिसीजन पे रहना चाहिए और फिर वो करके दिखाना चाहिए। यही होती है सही इंसान की पहचान। डिसीजन मेकिंग इज़ अ स्किल, अ नैक एंड आर्ट। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक स्किल होती है। Your life success and failure both depend a lot on your efficiency in making decisions. This is the defining quality of a great leader, the ability to listen. जो एक मतलब जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो डिफाइन करती है एक ग्रेट लीडर को, क्योंकि जो एक लीडर होता है जब वो सुनता है, सबकी सुनता है, उसके बाद वो अपने डिसीजंस देता है। तो हमारे अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना कि हम किसी की सुनते नहीं हैं। तो डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले होता है कि हम सामने वाले को सुनें। जब कोई लीडर होता है, कंपनी का बॉस है या घर के हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो सुनेंगे उसके बाद वो डिसीजन लेके हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारे अंदर सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए अगर हम ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं। तो वंस यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ यू विल अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस। उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और हमें कुछ अगर पाना है, लाइक वंस यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ यू विल अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस। अगर आप एक बार अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो आप कुछ भी आप काम करते हैं, किसी भी आप वर्क प्लेस में हो, आप पूरी 100% आपका जो प्रोडक्टिव लेवल होगा ना वो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि आपको खुद पे कंट्रोल है कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पे आपको काम स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको काम रोकना है, कहाँ पर आपको किसी और को कुछ बताना है करने के लिए, कहाँ पर आपको कैसे करेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें। वॉक अराउंड, ये इसका नया चैप्टर है। हैबिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट होनी चाहिए हर इंसान में, क्योंकि आप कोई भी काम कर लो लेकिन अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना तो आपका पूरी पूरी मेहनत आपकी कई बार पानी में जा सकती है। तो अगर आप कुछ भी काम करते हो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ में हो या जॉब लाइफ में हो, लेकिन आपके पास आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन ही है जो कि डिफाइन करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपने, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्क प्लेस में काम काम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, चाहे वो कुछ भी काम हो, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो आपका काम आप उस पर आपकी गलतियाँ नहीं देखी जाएंगी। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका प्रॉपर है ना तो आपको उस बेसिस पे आपका काम सक्सेस माना जाएगा। इसलिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, हमेशा, चाहे वो एजुकेशन लाइफ में भी। अगर आपने अपनी, जैसे आपकी जो मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको प्रॉपर नहीं रखोगे तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बस वैसे ही बाकी चीज़ों में भी होता है। There are two kinds of people in this world. First, who run behind money, be the second and the one who money is running after. लेकिन यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो पैसों के पीछे भागता है और दूसरा वो होता है जिसके पीछे पैसा भागता है। लेट अस ऑल बिकम द सेकेंड। ऑब्वियसली हर कोई सेकेंड बनना चाहेगा, कोई नहीं चाहता कि हम किसी चीज़ के पीछे भागे, हर इंसान चाहता है कि हमारे पीछे भागे पैसा, हम ऐसे काम करें। तो वही इंसान आपको हर किसी को बनना चाहिए। आज हम अगर मेहनत कर लेते हैं, ऑब्वियसली कल हमारे पीछे पैसा भागेगा, लेकिन अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा पैसों के पीछे हमें भागना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम जॉब करते हैं, चाहे हम
जॉब करें, हम स्टार्टअप भी डालते हैं ना, तो हमें पहले अपना स्ट्रगल करना होता है, मेहनत करनी होती है, देन उसके बाद हमें उसका जो है ना रिजल्ट मिलता है। तो बोलते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और अगर हमने आज मेहनत नहीं करी तो हमें फल कैसे मिलेगा? फिर हमें तो हमेशा जो हम रेगुलर हमारी लाइफ चल रही है हमें डेली वो करना पड़ेगा, और उतने भी नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। मेकिंग प्रॉफिट्स, हम जो भी करते हैं हमें प्रॉफिट्स बनाने चाहिए। In one's professional life, financial profit is an important indicator of success. In one's professional life, financial profit is an important indicator of success. समझ गए होंगे आप लोग कि अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में होता है, फाइनेंसेस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गो अहेड एंड रिटायर विद ग्रेस, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट। मतलब लास्ट में उन्होंने बताया, जब प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म किया तो लास्ट में उन्होंने बताया कि गो अहेड एंड रिटायर विद ग्रेस, आगे बढ़ते जाओ और जब आप रिटायरमेंट लो तो ग्रेस के साथ रिटायरमेंट लो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मतलब यंग एज से आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने बिजनेस किया, आपने जॉब किया, आपने अपनी आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी शादी हो गई, वाइफ हुए, बच्चे हुए, आप सब कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, लेकिन उस पे भी आपको कुछ सेविंग्स अपने लिए करनी है, आपको कुछ लाइक जो अर्निंग ऑप्शंस आपको बढ़ाने हैं, ताकि जब आपकी एक एज के बाद आप 60 ईयर के हो जाते, 70 ईयर के हो जाते, जब आप उस टाइम पे रिटायरमेंट लेते हो ना, तब ग्रेस के साथ रिटायरमेंट लो कि हाँ आपने अपने लाइफ में जो किया अच्छा किया, आपने बहुत ग्रो करी है, और आपको अब अपनी ओल्ड एज में भी आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने इतने सेविंग्स कर रखी हैं, आपने इनकम के सोर्स बढ़ा रखे हैं, ताकि आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ द ग्रेस। तो अब जब रिटायरमेंट लें तो ग्रेस के साथ रिटायरमेंट लें, और उस टाइम पे आपके फेस में वो ग्रेस अलग ही अपने आप आ जाएगा, जब आपने अपनी ये सारी चीज़ें ग्रो कर ली होंगी। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट। अब हम आते हैं फैमिली लाइफ में। तो फैमिली लाइफ जो इन्होंने स्टार्ट करी है राधा कृष्णन पिल्लई जी ने, वो ड्यूटीज़ ऑफ अ हाउस होल्डर, हाउस होल्डर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो अभी आपको बताते हैं। मैंने द ड्यूटीज़ ऑफ अ हाउस होल्डर्स आर earning his living in accordance with his own special duty, marrying into the families of the same caste but not of the same gotra, approaching the wife during the right time, worship of gods, men and guests, making gift to dependents, and eating what is left over after the other have eaten। ये होते हैं जो एक हाउस होल्डर होते हैं उसकी ड्यूटीज़, कि कमाना, अपने डेली लाइफ के लिए कमाना, जो भी आपके घर में आते हैं उनका स्वागत करना, सबको खिलाना, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका ध्यान रखना, सबके खाने पीने से लेकर के हर तरह का उनका ध्यान रखना। उसके बाद जो बचे उसके बाद आपको खाना, भगवान की पूजा करना, धर्म पे विश्वास रखना, अपना कर्म करना, ये हाउस होल्डर की ड्यूटीज़ है। एंड मैरिज अ चॉइस, मैरिज एक चॉइस है। मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ वंस फैमिली लाइफ। कोई भी हो, सबकी लाइफ में मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि शादी से ही होता है कि आपके शादी के पहले तो आपकी सिंगल लाइफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वो शादी के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं शादी के पहले आप फिर भी सिंगल हो तो रहता है कि हाँ हम फ्री हैं, मतलब अपने लिए कुछ रहता ही नहीं, अपने लिए जो भी है कुछ मैंने कर लिया, वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चलो ठीक है मम्मी पापा के लिए। लेकिन आफ्टर मैरिज आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक हस्बैंड आते हैं, एक नई फैमिली, आपकी नई फैमिली से इन्वॉल्व होते हो। उसके बाद आप जो फैमिली बढ़ाते हो तो बच्चे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल अलग होता है। सिंगल लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री होती है, आफ्टर मैरिज थोड़ा ही सही पर स्ट्रेस आता है। और अगर आपको लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिल गया तो बहुत ही लक्की हो आप, अदरवाइज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत होती है, बिकॉज फैमिली में इतने सारे मेम्बर्स होते हैं, सबके साथ एडजस्ट होना। मेरा ही देख लो, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सपोर्टिव मिले हैं, तो मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे फील होता है, जैसे फैमिलीज़ में होता है, बातें होती हैं, कभी कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड ऐसे होते तो मैं कैसे करती, मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती। तो ऐसे टाइम पे है कि हाँ, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, आपको समझते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो वो भी एक डिसीजन ही है, और कहीं ना कहीं किस्मत पे डिपेंड करता है। और अगर कोई चाहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो गलत है। शादी हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि शादी के पहले आप ऐसे होते हो ना, आपकी लाइफ की फ्री हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है,
जो भी है पैसे हमने घर में दे दिए, मम्मी पापा को दे दिया, भाई बहन को जो करना होगा कर लेंगे, थोड़ी बहुत उनको ज़रूरत है हमने हेल्प कर दी, बाकी उनकी मर्ज़ी, हम अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। लेकिन जब हम शादी कर लेते हैं ना, शादी के बाद हमारी लाइफ में एक बैलेंस बन जाता है। उस बैलेंस को बनाने के लिए शादी बहुत ज़रूरी है। और यही तो हमारा मतलब, मुझे पहले लगता था कि शादी क्या करना है करके, मैं कमा तो रही हूँ, क्या ज़रूरत है शादी करके। लेकिन मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मतलब जो भी था सब हम करते थे, और मैं नहीं चाहते थे शादी करना। लेकिन मैंने शादी करी कि हाँ, मेरे फादर नहीं हैं, छोटे भाई बहन हैं, मम्मी को बहुत टेंशन होती थी, और भी जो रिलेटिव्स है वो सब भी बोलते थे, तो मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं, मम्मी की टेंशन दूर हो जाएगी। बिकॉज लेकिन जब मैंने शादी के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, शादी करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए। शादी बहुत ज़रूरी है। आज भी समटाइम मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी लगने लगता है कि फालतू में शादी हो गई है, टेंशन हो गई है, ऐसा ऐसा। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है, बट नॉट एवरी टाइम। बिकॉज अगर कभी ऐसा लगता है कि फालतू में कर ली है, टेंशन हो गई, तो कभी कभी ये भी लगता है कि जब मुझे बहुत मतलब कभी कुछ ऑफिस का टेंशन है या कुछ और भी टेंशन है, तो मेरे हस्बैंड ही होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे लगता है, कभी मैं अकेला फील कर रही हूँ, भले ही कितने भी सारे फ्रेंड्स हो, बट कभी कभी होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। उस टाइम पे हस्बैंड होते हैं जो मेरे साथ होते हैं। मुझे तो लगता है कि इतना बॉयफ्रेंड भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकता है जितने वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ना आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं तो बोलूँगी शादी हर इंसान को करनी चाहिए। और फिर शादी के बाद देखो, आपको अच्छा मिलता है या नहीं अच्छा मिलता है, वो डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं किस्मत की बात है कि अगर आपको अच्छी किस्मत है तो आपको अच्छा सब मिल जाएगा, नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने भी देखे हैं कि बहुत लोग होते हैं शादी के बाद उनको फैमिली अच्छी नहीं मिलती है, हस्बैंड अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वो लोग सफ़र करते हैं। बट ऐसे भी देखे जो शादी के बाद लोग बहुत खुश होते हैं। लाइक बिफोर मैरिज दे आर नॉट हैप्पी, लाइक उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, इतना वो नहीं है कि उनको सारी चीज़ें दे सके, बट आफ्टर मैरिज उनको इतना अच्छा हस्बैंड और इतनी अच्छी फैमिली मिलती है कि उनके सारे सपने पूरे होते हैं। तो कुछ गलत नहीं है, थोड़ा किस्मत भी होता है, तो वो तो देखो किस्मत किस्मत की बात है। बट मुझे लगता है करना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर शादी करिए, जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो गई है तो वो तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जिनकी नहीं हुई है तो उनको मैं एडवाइस दूंगी कि आप ऐसा मत सोचो कि शादी नहीं करना, आप पढ़ो लिखो, आप जो बनना चाहते हो बनो, लेकिन हाँ शादी भी ज़रूर करो। चाहे वो पेरेंट्स की मर्ज़ी से करो, चाहे अपनी मर्ज़ी से करो, पर शादी ज़रूर करो, क्योंकि इससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। और बहुत सारी जगह पर बैलेंस बनता है, और कभी होगा तो मैं इस टॉपिक पे बताऊंगी, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी तो मैं बुक रिव्यू दे रही हूँ, तो इसके बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को लाना अच्छा नहीं है ना। हम अपने जो हम काम कर रहे हैं उससे भटक रहे हैं इन अदर वे, तो अभी ठीक नहीं है। अभी इसमें देखो फैमिली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, बट मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही लागे, जैसे कि मैंने अभी वो बता दिया कि जो हमारे हाउस होल्डर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। अब मैं वुमेंस राइट पे बात करूँगी, मैं भी एक वुमेन हूँ, और आप भी जितने वुमेन्स मेरा देख रही होंगे तो वुमेन राइट्स के बारे में बात करूँगी। दी वर्ड राइट इज़ यूजुअली अंडरस्टूड एज अ लीगल टर्म। जो राइट होता है वो एक लीगल टर्म में यूज़ किया जाता है। राइट मतलब हक, अपने हक के लिए लड़ना, वो एक लीगल टर्म हो जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स, द डिस्कोर्स इंक्लूड वुमेन्स इक्वालिटी, वुमेन्स लिबरेशन एंड जेंडर न्यूट्रलिटी अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह है। मेंटेनेंस एंड ऑर्नामेंट कॉन्स्टिट्यूट वुमेन्स प्रॉपर्टी। जो चाणक्य कहते हैं, मेंटेनेंस एंड ऑर्नामेंट कॉन्स्टिट्यूट वुमेन्स प्रॉपर्टी, मतलब जो एक मेंटेनेंस एंड ऑर्नामेंट्स मतलब जो हम ज्वेलरी पहनते हैं कानों में, गले में। वैसे तो मैं सिंपल हूँ, मैंने कान में छोटे छोटे डाले हुए हैं। अच्छा लगता है, बट अकेजनली, वैसे डेली नहीं इतना करती हूँ। देखो मैंने चूड़ियाँ भी सिर्फ एक ही डाली हुई थी, तो मैंने एक, मुझे मम्मी ने बोली तो मैंने एक ही डाल ली तो हो गई है, अदरवाइज मैं एक ही डाली रहती हूँ। तो मतलब मैं थोड़ा कम करती हूँ, बट वैसे अकेजनली मैं भी सारी चीज़ें करती हूँ, सारा मतलब मैं प्रॉपर, जब फैमिली में जाते हैं तो साड़ी पहनना, गले में हार, लाइक थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, बट वो कहीं ना कहीं फैमिली में हो जाता है। और बिफोर मैरिज इतना नहीं था, लेकिन बिफोर मैरिज हम नॉर्मल से जो ट्रेंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन आफ्टर मैरिज थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ 4 लोग आएंगे, लेडीज़ आएंगी, तो अपनी बहू को क्या रखा है, आपकी बहू के पास क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें तो
वो थोड़ा सा होता है, सबकी फैमिलीज में होता है। ये मैं कुछ अलग से नहीं हूँ, ये इंडिया से ही बिलोंग करती हूँ। तो वही चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि वुमेन की प्रॉपर्टी जो यही होती है, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना, आभूषण पहनना, रिस्पेक्ट इन द फैमिली। चाणक्य हैड सेड दैट इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ ही विल नेवर बी रिस्पेक्टेड। मतलब चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं इससे सहमत करती हूँ। आप भी, मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, आपका कुछ पता ही नहीं है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑब्वियसली जब आप अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। सबसे पहले तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी बाकी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। और आप भी अपनी रिस्पेक्ट तब करोगे ना जब आपके अंदर रहेगा कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। जब आपके अंदर आएगा कि मुझे कुछ बनना है, उस बनने के लिए आपको जो भी मेहनत करनी है वो आपको स्वयं करनी होगी, कोई और नहीं करके देगा। जब आप स्वयं वो चीज़ें करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट होगी। जब आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट जागेगी कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी, कल मैं ऐसा था, आज मैं ऐसे ही हूँ। तो जब आपके अंदर खुद के लिए आएगा और आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे तो वो सामने वाले को भी दिखेगी। और जब वो सामने वाला आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स देखेगा, वो रिस्पेक्ट देखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो या आई एग्री दैट इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ ही विल नेवर बी रिस्पेक्टेड। तो मैं इससे एग्री करती हूँ। और आपको भी करना, पहली बात तो आप इस बात से आप भी एग्री करते हो, और अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, क्योंकि एक पर्पस होना चाहिए, एक लाइफ का गोल होना चाहिए हर इंसान का। आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं बचपन से ही, कि जैसे आप उनको पढ़ाते हो कि इंजीनियर्स क्या होते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, टीचर क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं, हम हर किसी के बारे में उनको बताते हैं। गॉड क्या होते हैं बताते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम उनको सारी शिक्षाएँ देते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं। तो हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर वो कुछ, तो वहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर जगता है ना। जब उनको हम सारी अच्छी बुरी चीज़ें बताते तब वो बच्चा बोलता है कि मैं भी ऐसा करूँगा। उसको हम बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम वो भी बोलता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, मैं ऐसा करके बनूंगा। बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हमारे पापा सुबह जाते हैं ऑफिस, तो बच्चा बचपन में बोलने लगता है कि बड़ा होऊंगा तो मैं भी ऑफिस जाऊंगा, ऐसे वो बोलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से हमें उनके अंदर वो डेवलप करना चाहिए कि वो अपने अंदर एक पर्पस लाए लाइफ का। जब वो अपने बड़ों को देखता है, बच्चे अपने बड़ों को देख करके ही सीखते हैं। तो जब बड़े उनके सामने एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे होंगे तो बच्चे के अंदर भी वो आती हैं चीज़ें, और धीरे 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 जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर वो चीज़ें और स्ट्रांग होती जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों पे भी लानी चाहिए, क्योंकि जब हम उन पे लाएंगे, अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं, कहीं ना कहीं हमारा भी एक गोल हो जाता है कि हाँ हम, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए अपने लिए, तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं कि वो अपने लिए करें। और मैं बताऊँ बोलूँ तो कभी लेट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, अब हम अपने लिए क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ अपनी फैमिली का किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मेरी जो बड़ी वाली मेरा सिस्टर इन लॉ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बड़े हो गए। पहले वो भी अपनी फैमिली के साथ फैमिली में ही इन्वॉल्व थी, मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। 12th क्लास में थी, उनकी शादी हो गई। उसके बाद हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, तो हर मतलब कुछ सालों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनके साथ वहीं चले जाना। उनके बच्चे भी हो गए, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो लाइक एक जो हाउस होल्डर लेडी होती है वैसे उनकी लाइफ चल रही थी। बट उनके अंदर था कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो उसके साथ भी उन्होंने अपना BA MA भी कर लिया। आपको पता होगा जब वो BA कर रही थी, BA फाइनल ईयर में उनका जो तीसरे नंबर का बेटा था वो हुआ। बीच में ऐसा नहीं कि उन्हें कंटिन्यू करते थे, बीच में उनके कई साल का गैप भी आया। आफ्टर 12 जब शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने कई साल नहीं पढ़ाई करी। बाद में उनको लगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। उनके 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब जब सेकंड बेबी था उस टाइम पे उन्होंने BA स्टार्ट किया। जब उनका लास्ट ईयर था उस टाइम पे उनका तीसरे नंबर का बेबी हुआ। तीनों बच्चे उनके बड़े हो गए। आज उनका सबसे बड़ी चाइल्ड है, वो B.Tech कर रही है, B.Tech लास्ट ईयर में है। और अभी उन्होंने स्टार्ट किया एक नेटवर्किंग के थ्रू वो जुड़ गई, एक उसके साथ वो जुड़ करके अब वो उन्होंने इतने उसमें मेहनत करी, उनके अंदर था कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है। उन्होंने पूरी दिन रात मेहनत करी,
और आप यकीन नहीं मानोगे, 6 महीने 7 महीने के अंदर ही उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने अपनी इतनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर ली। आजकल आप देख ही रहे होगे, कोविड टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का टाइम चल गया है, नेटवर्किंग चल रही है हर फील्ड में। तो इन्हें अपना वही नेटवर्किंग इतना स्ट्रॉन्ग किया और 6 महीने के अंदर ही उनके पास इनकम आने लगी। तो कभी आप लो लेट नहीं होते। अगर आपके अंदर है कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो आप लगे रहो, मेहनत करो। कभी ना अगर आपके अंदर है कि मुझे करना है तो आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आएगा। और जब आपको लगे कि हाँ यही है वो रास्ता जो मैं ढूंढ रही थी, आप बस लग जाओ, आप दिन रात एक कर दो। और जब आपकी मेहनत अच्छी रहेगी ना तो वो आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो आप हार कभी नहीं मानो। लाइफ में कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, तो हमेशा पॉजिटिव रहो। और जो आप बनना चाहते हो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव एडवाइस दो दूसरों को और उसी पे लगे रहो। और वो उनको देख कर कि मुझे सीख मिलती है कि ये होती है, करने की चाहत जब इंसान में होती है ना तो कुछ भी कर सकता है। इनका एक चैप्टर है 64 कंपनी ऑफ द नोबल। इस पर मैंने ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। इन दिस वर्ल्ड द हेल ऑफ मिसरीज ओनली 3 थिंग्स प्रोवाइड सम कूल रिलीफ, गुड ऑफ स्प्रिंग, आर डिवोटेड वाइफ एंड द कंपनी ऑफ द नोबल पीपल। जो कंपनी ऑफ नोबल पीपल लाइक मतलब जो कंपनी अच्छे लोगों की कंपनी। इन दिस वर्ल्ड हेल्दी हेल ऑफ मिसरीज, बहुत सारी मतलब हेल लाइक बहुत बुरे लोग भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। ओनली 3 थिंग्स प्रोवाइड सम कोल्ड रिलीफ, इस मतलब कितनी बुरी चीज़ें उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो हमें रिलीफ देती हैं। गुड ऑफ स्प्रिंग, अच्छा मौसम, और डिवोटेड वाइफ, एक जो पत्नी है डिवोटेड वाइफ मतलब धोखा जो धोखा ना दे, आपके प्रति डिवोटेड रहे। द कंपनी ऑफ द नोबल पीपल एंड द कंपनी ऑफ द नोबल पीपल, और आपके कुछ फैमिली या फ्रेंड्स जो अच्छे हों, आप उनके साथ टाइम बिताएं, जिनके साथ टाइम बिता करके आप भले उनके साथ 5 मिनट ही सही, आप उनके साथ 5 मिनट बैठे तो आप अपनी सारी टेंशन दूर हो जाए आपकी, आप खुश हो उनके साथ, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। दैट इज़ द कंपनी ऑफ नोबल पीपल। तो ये 3 लोग हैं जिनकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। तो ये भी है। और भी मैं आपके साथ एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिनका लास्ट चैप्टर है आई थिंक, हाँ ये लास्ट चैप्टर है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू स्टार्ट किया इन्होंने थैंक यू से। इट इज़ अ सिंपल येट पावरफुल फ्राज इफ अटर्ड जेन्यूनली। इन लाइफ वन will have many ups and downs, highs and lows, but if one learn to be grateful then one will always find happiness. लाइफ में बहुत सारे अपने अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा दिन होता है जब आप बहुत लो फील करते हो, कभी कभी ऐसा होता है आप जब आप बहुत खुश होते हो। लेकिन जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, इन सब के बीच में जो भी इंसान ग्रेटफुल रहना सीख जाता है देन वन विल ऑलवेज फाइंड हैप्पीनेस। तो हमेशा खुश रहता है, हर वे में वो खुशियाँ ढूंढ लेता है। ग्रेटफुल इन द सेंस कि आप जैसे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं। अगर आपकी लाइफ में जब बुरी चीज़ें आती हैं उस टाइम पे भी आप ग्रेटफुल रहो कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ ये बुरा हुआ है तो अच्छा भी तो हुआ। तो उस टाइम पे भी अगर आप उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आप कहीं ना कहीं से आप उस टाइम पे भी खुश रह लोगे। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत से लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान हार मान के बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और उसी को सोच सोच करके रोता रहता है। तो वो कोई मतलब बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उससे पहले बहुत कुछ अच्छा हुआ होता है। और अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आज अंत नहीं है, अभी कल आपके साथ हो सकता है इससे भी अच्छा आपको मिल जाए। तो इसीलिए खुश रहना चाहिए, और जो भी आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो उस टाइम पे जो आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है ना तो वो भी आपको अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दी फर्स्ट ओपनिंग लाइन ऑफ द अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य स्टार्ट विद अ प्रेयर। जो चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र की एक मतलब लाइन से वो स्टार्ट करती है, प्रेयर है। ओम नमः शुक्र बृहस्पति अभ्यम। ओम सैल्यूटेशंस टू शुक्र एंड बृहस्पति, मतलब वो शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार करते हैं। ये मतलब उनकी एक प्रेयर है कि ओम नमो शुक्र बृहस्पति अभ्यम, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी एक प्रेयर है।
Om is not just a word or a sound, it holds within the knowledge of the universe. Om has over 100 meanings. One of them is a welcome to the gods. Therefore we start all prayer with Om. मतलब उन्होंने ओम का मंत्र बताया, ओम का मतलब बताया है कि ओम इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड और अ साउंड। ओम एक वर्ड या एक कोई आवाज़ नहीं है। इट होल्ड्स विद इन द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। जो ओम है पूरी यूनिवर्स के नॉलेज उसमें समाहित है। ओम हैज़ ओवर 100 मीनिंग्स। ओम की बहुत 100 से भी ज़्यादा मीनिंग्स हैं। वन ऑफ देम इज़ द वेलकम टू दी गॉड्स। एक उसमें से ओम की एक मीनिंग ये भी है, जब हम गॉड का वेलकम करते हैं ना, हम बोलते हैं कि भगवान हमारे घर पे आए, माता लक्ष्मी हमारे घर पे आए, नारायण त्रिदेव हमारे घर पे आए, माता आदिशक्ति हमारे घर पे प्रवेश करें, तो हम ओम के थ्रू उनका आदर करते हैं, उनको बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। देयरफॉर वी स्टार्ट ऑल प्रेयर्स विद ओम। इसीलिए हमारी जितनी भी प्रेयर्स होती है ओम से स्टार्ट होती है। लाइक जैसे हमारे जितने मंत्र होते हैं भगवान की हम पूजा करते हैं, आप भी करते होगे, तो जितने भी मंत्र होते हैं ओम से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः, गायत्री माता का मंत्र, ऐसे सारे मोस्टली मंत्र सारे ओम से ही स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कि मतलब ओम की एक मीनिंग ये भी है। शुक्र एंड बृहस्पति वर एंशिएंट आचार्य इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हाँ, शुक्र एंड बृहस्पति, जो शुक्र थे शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, और जो बृहस्पति थे वो हमारे सारे देवों के गुरु थे। इसलिए इन दोनों, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, शुक्र एंड बृहस्पति वर एंशिएंट आचार्य इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है क्योंकि वो देवों के गुरु थे और इंद्रदेव के साथ उनके राजमहल में स्वर्गलोक में रहते थे, देवों को बताते थे। मतलब जो गुरु जैसे होता है ना, गुरु अपनी उनको सिखाता है कि हमें कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, शिक्षा देते हैं, ऐसे शुक्राचार्य असुरों को सिखाते थे। दीज टू ग्रेट मास्टर्स हैड रिटन देयर ओन अर्थशास्त्र बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड राजनीति। इन दोनों ने ही अपनी पॉलिटिक्स की राजनीतियाँ लिख के बुक लिखी हैं, दोनों की अपनी बुक्स हैं। ये इन्होंने बताया है। फैमिली, थैंक यू, राइट अ बुक एज आई राइट द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक, माई फाइनल टिप फॉर यू टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ इज दिस, राइट अ बुक। उन्होंने बोला है कि लास्ट में जो राधा कृष्ण पिल्लई जी हैं उन्होंने बोला है कि इस बुक के अंत में कि सबको वो एक टिप दे रहे हैं कि आप भी बुक लिखो। मैं भी बुक लिखना चाहती हूँ और पता नहीं कब क्या करूँगी, मुझे भी नहीं पता। बट मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, बट मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों जैसी ही हूँ कि सोचती हूँ और कर नहीं पाती हूँ। हाँ, लास्ट में उन्होंने बोला है योर माइंड राइट नाउ, थैंक यू। इसको मैं पूरा चैप्टर पढ़ सुनाती हूँ। वैसे मैंने इसको हाईलाइट तो नहीं किया, बट फिर भी मैं इसको पूरा चैप्टर पढ़ सुनाती हूँ। नॉट पूरा चैप्टर, इतना छोटा सा पैराग्राफ है 4 लाइन का। इन द सेम वे इफ़ यू राइट one day your grandchildren will read your book. You will leave a source with which they will enrich their life forever. And they too will finally say those words to you, words that you are probably saying in your mind right now, thank you। मतलब इन्होंने इस लास्ट पैराग्राफ में जैसे इन्होंने बताया ना कि हम सबको उन्होंने एक टिप दी कि हमें एक बुक लिखनी चाहिए। इससे भी उन्होंने बताया है कि अगर हम एक बुक लिखेंगे, चाहे वो हम अपनी लाइफ पे लिखें या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखें, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो, तो हम जब ऐसे कोई बुक लिखते हैं तो यू विल हैव लीव अ सोर्स विद विच दे विल इंटरेस्ट देयर लाइफ फॉर एवर। लाइक जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, जब हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके लिए है कि जब वो हमारे द्वारा लिखी गई उस बुक को पढ़ेंगे या हमने ऐसा कुछ अच्छा किया है जिसके बारे में वो जानेंगे, वो भी ग्रेटफुल होंगे और उनको भी जानने को मिलेगा कि हाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया। तो बस वही है उन्होंने बताया है। एंड देट यू विल फाइनली से दोज वर्ड्स टू यू, और वो हमें कुछ बोलेंगे, वर्ड्स दैट यू आर प्रोबेबली सेइंग इन योर माइंड, मतलब वो हमें थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू आपने ये किया जिसकी वजह से आज हमें आपके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। हम भी थैंक यू बोलते हैं राधा कृष्णन पिल्लाई जी को, जिनकी वजह से ये बुक के थ्रू हमें चाणक्य जी की लाइफ से सीखने की इतनी सारी बातें मिली कि अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस में रखना चाहिए। और मैं भी आप सबको बोलूँगी कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। और आपको जो ऑनलाइन भी रीडेबल है, आप ऑनलाइन भी जा कर के देख सकते हैं कि मतलब चाणक्य इन डेली लाइफ ऑनलाइन रीडिंग, तो आपको PDF मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू ही पढ़ सकते हैं। इस बुक को भी मंगा सकते हैं। ये बुक इतनी महंगी नहीं है, इस बुक का प्राइस है 295 की ये बुक है। ये तो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी और अच्छी बुक है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो हाईलाइट करके रखी है।
और पहले पार्ट में तो मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बुक का पूरा रिव्यू दे दिया, आपके साथ अपनी लाइफ की भी कुछ चीज़ें शेयर करी, ज़्यादा चीज़ें अभी शेयर नहीं करी, करूँगी किसी दिन, मतलब मूड पे डिपेंड करता है ना। जब होता है कि हाँ आज मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है और फिर अच्छी चीज़ें निकलती हैं, तो इसलिए। और अभी ये बुक का रिव्यू था, तो इसलिए वो जो कुछ मुझे से रिलेटेबल लगी वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। और देखो आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो, और शेयर करो सबके साथ मेरी वीडियोस को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मेरे तो व्यूवर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ व्यूवर्स बढ़ा दो आप लोग, बस 3-4 व्यूवर्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो, मतलब इतना मैं ऐसा कंटेंट दूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद करें। एटलीस्ट अगर नहीं आपकी मर्ज़ी है सब्सक्राइब करने की, बट एटलीस्ट आप शेयर तो कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट ऐसा हो कि आप लोगों को पसंद आए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसे कंटेंट शेयर करने की। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं कि आपके साथ और चीज़ें ये भी शेयर करूँगी, ये भी शेयर करूँगी। लाइक जो मेरे अंदर नॉलेज है, या करंट में जो सिचुएशन है, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, उनके बारे में मुझे जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर मैं कहीं पर रॉन्ग होती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ, ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर सकूँ। तो धन्यवाद मित्रों सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को झेलने के लिए।